गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने सेल प्रोजेक्शंस, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर अपन ने स्टार्ट कर रखी थी प्रीवियस क्लास में। उसमें अपन ने फर्स्ट नंबर पे स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में अच्छे से जाना, उसका डायग्राम भी बनाया था अपन ने। सेकेंड नंबर पे सेल प्रोजेक्शंस या कोशिकी प्रक्षेप को जाना अपन ने, जिसमें टू टाइप के सेल प्रोजेक्शंस थे, एक तो फिम्ब्री या पीली और सेकेंड नंबर पे फ्लैजिला। फ्लैजिला की लास्ट टाइम अपन ने, फ्लैजिला को हिंदी में कशाभ, फ्लैजिला, इसकी अपन ने डीप स्ट्रक्चर भी बनाई थी। डीप स्ट्रक्चर आज बनाएंगे, पहले तो अपन ने आउटलाइन डायग्राम बनाया था, लेकिन इसकी डिटेल में अपन ने बात कर ली थी कि स्पायरोकीट ग्रुप के बैक्टीरिया को छोड़कर अन्य सभी जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें या उनकी बॉडी में एक या अधिक अशाखित लंबे सर्पिलाकार मूवमेंट लाइक फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिनका मोस्ट वर्क है लोकोमोशन में हेल्प करना। ये मोस्टली 3 पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से पार्ट थे? फिलामेंट या शाफ्ट। सेकंड क्या था? हुक। और थर्ड क्या था? बेसल बॉडी। ठीक है, फिलामेंट या शाफ्ट की अपन ने डिटेल से बात कर ली थी, हुक के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था अपन ने। लास्ट अपन ने स्टार्ट किया था इसका थर्ड पार्ट फ्लैजिला का, बेसल बॉडी से बोल रहे थे अपन आधार काय। आधार काय। तो आधार काय में मैंने आपको बेसल बॉडी में ये बताया था कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो फ्लैजिला है उसमें जो बेसल बॉडी होती है वो अपने पास रिंग्स की 2 सेट रखती है। रिंग्स के 2 सेट रखती है जो आपस में, इसे बनने करके बताया था, जो आपस में एक रोड या सलाखा द्वारा जुड़ी हुई या अटैच रहती है। प्रत्येक सेट के पास 2 रिंग्स पाई जाती है। तो टोटल कितनी रिंग्स हो गई? 4 रिंग्स, या इन 4 रिंग्स को अपन बोलेंगे मेम्ब्रेन्स। तो इसमें 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स हो गई, उनको नाम दिया था अपन ने। क्या नाम दिया था? एम एस पी, लास्ट में एल, ये नाम दिए थे, एम एस पी एल। एम मीन्स मेम्ब्रेन, एस मीन्स सुपर मेम्ब्रेन रिंग, पी मीन्स पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग और एल मीन्स लिपोपोलीसेकेराइड रिंग। ये अपन ने जान लिया था। लेकिन अपन को ये सभी की सभी जो मेम्ब्रेन्स है इनको फ्लैजिला के अंदर शो करना था, तभी अपने डायग्राम समझ में आएगा कि ऐसे तो अपने जान लिया कि 4 टाइप की रिंग्स है, 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स है, लेकिन एक्चुअल में एक फ्लैजिला में दिखाई दे कैसे देती है, कहाँ पे होती है, किस सीक्वेंस में होती है, उसको समझने के लिए अपन को इसका एक इंटरनल डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका? फ्लैजिला का। तो एक डायग्राम बनाते हैं अपन इसका, ध्यान से देखना। किसमें दसी हुई होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, उसमें ये चारों जो मेम्ब्रेन्स हैं इनको अपन शो करेंगे। ठीक है, ऐसे। ऐसे
जैसे ही अपन डायग्राम बनाएंगे तो अपन को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में फिलामेंट की इंटरनल स्ट्रक्चर में ये मेम्ब्रेन्स का अरेंजमेंट होता कैसे है। अब देखना ध्यान से, यह है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायग्राम के बिना अपने साइंस में कोई भी टॉपिक को समझना इम्पॉसिबल ही होता है ना, इसलिए डायग्राम पहले। यह है एक फ्लैजिला की इनर स्ट्रक्चर। इससे पहला वाला डायग्राम भी अपन एक बार बना लेते हैं ताकि अपन को क्लियरली समझ में आए। ऐसा ही बनाया था अपन ने। जिसका लास्ट पार्ट वर्गाकार टिप के रूप में समाप्त हो रहा था। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये फ्लैजिला किस में दशा रहेगा, सेल वॉल को से कवर करते हुए सेल वॉल में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दशा हुआ रहेगा। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में सबसे पहले रिंग कौन सी आ रही है, एम रिंग या एम मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ये जो धसा हुआ भाग है इसका, ये वाला भाग, ये कुछ धसा हुआ होगा इसके अंदर, इससे अपन क्या बोलेंगे, एम रिंग या मेम्ब्रेन। क्लियर है। इससे जो ऊपर वाला है, ये जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ये वाला भाग, ये कहलाएगा ये वाला भाग एस रिंग। ठीक है, फिर है पी यानी पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग। तो पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग हो गई ये वाली, तो यहां पे मैं शो कर रहा हूं ऐसे। ये कौन सी है, पी रिंग। और लास्ट फोर्थ कौन सी है, एल लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग, ये वाली। तो ये है एल रिंग। और यहाँ पे मैंने जो रेड कलर से आपके सामने शो की हैं इनके साइड में, तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे मैंने पी रिंग शो किया है यहाँ पे। तो पी मीन्स पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर हो गई जो मैंने रेड मार्कर से साइड में बनाए ना। पी रिंग के दोनों साइड में क्या है, क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में ही धसी हुई रहती है पी रिंग, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, पी रिंग या पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग। तो ये क्या हो जाएगी, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। ऐसे ही यहाँ पे एल रिंग मीन्स लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग। तो लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग से सेल के आउटर सेल जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें दसी हुई रहती है लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग में, सॉरी लेयर में। तो ये कौन सी लेयर हो गई, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, इसीलिए इस रिंग का नाम क्या रख दिया, एल रिंग। तो ये कौन सी रिंग हो गई, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। ठीक है, ये क्या है,
ये वाला भाग ये कहलाएगा हुक। ये क्या है? हुक। ये वाला है फिलामेंट। फिलामेंट। तो अपन देख सकते हैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर के माध्यम से, ये तो आउटर स्ट्रक्चर थी फिलामेंट की, फ्लैजिला की, यह है इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके बेस पे अपन ये बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो फ्लैजिला है इसका बेसल पार्ट दसा हुआ रहता है, आधार काय दसा रहता है। ठीक है। बेसल पार्ट में अपने देखा कि 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, MSPL। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दसा हुआ भाग एम रिंग या एम मेम्ब्रेन कहलाता है, जो अपने दर्शाया है। ठीक है। सेकंड, फिर जो एस मेम्ब्रेन रिंग है वह सेल की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर इधर होगी, और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यानी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में उपस्थित होगी। कौन सी? एस रिंग, इसे अपन बोलते हैं सुपर मेम्ब्रेन रिंग। यह आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई ये वाली, और इससे इधर वाली आउटर मेम्ब्रेन हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसमें क्या बोलेंगे अपन? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है। यानी जो अवकाश होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच, उस जगह पर ये एस या सुपर मेम्ब्रेन दसी हुई रहती है। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। लिपो यानी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में यह पी रिंग या पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग दसी हुई रहती है, जो अपन ने दर्शाई है यहाँ पे। दोनों तरफ क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, और इन दोनों के बीच में क्या, कौन सी रिंग दसी हुई है? पी रिंग। ऐसे ही सेल की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर इधर ही होगी, आउटर मेम्ब्रेन की लिपोपोलीसेकेराइड, ये लिपोपोलीसेकेराइड लेयर है, इसमें जो रिंग दसी हुई रहती है उसे बोलते हैं अपन एल रिंग। तो ऐसे करके अपन एक फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर बता सकते हैं। उनमें जो 4 मेम्ब्रेन्स है, जो 4 रिंग्स हैं, उनको अपन आसानी से दर्शा सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी इस डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पे जो ये हुक है, ये वाला भाग, ये राउंड राउंड बियरिंग की, जैसे बियरिंग घूमता है किधर ही घुमा लो राउंड राउंड, या जो गर्मोट होता है उसके जैसे, तो ये किधर भी घूम सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे साइड में, कैसे भी। तो इसीलिए हुक को अपन ने पहले से डिटेल में जाना है कि यह पास या ग्रोमोट या बियरिंग की भांति इसमें स्ट्रक्चर भी उपस्थित होती है, जो इसे मूवमेंट करने में फिलामेंट को हेल्प करती है। ठीक है। इसलिए अपन देखते हैं कि कई इंसेक्ट्स में जो फ्लैजिला निकले हुए थे एंटीना लाइक, वो मूवमेंट करते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है। अगर उनमें बियरिंग या गर्मट जैसी संरचना ही नहीं होगी तो ये इतनी फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनमें हुक के पास ये बियरिंग की भांति स्ट्रक्चर भी उपस्थित होती है, जो इन्हें लोको मोशन में, फ्लैजिला के मूवमेंट में, फ्लैजिला के जो फिलामेंट है उसको मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है। तो आज अपना सेल प्रोजेक्शंस में या कोशिका प्रक्षेप में जो फ्लैजिला का सेकंड नंबर का पॉइंट था, विथ एग्जाम्पल विथ डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आपको नोट्स में भी ये डायग्राम बनाने हैं दोनों। ठीक है। समझा दिया है मैंने क्लियरली, और भी समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे अपने 2 टाइप की लेयर्स की बात हो चुकी है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में। फर्स्ट नंबर में स्लाइम लेयर और कैप्सूल की अपन ने डिटेल से बात कर ली। सेकंड नंबर पे सेल प्रोजेक्शंस, जिसमें फिम्ब्रिया पिली फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे फ्लैजिला कंप्लीट है। थर्ड नंबर का अपन स्टार्ट होगा अब सेल इनवेलप, जिसे बोलते हैं कोशिका आवरण। कोशिका आवरण कितने होते हैं? एक बैक्टीरियल सेल के बाहर कितने आवरण? 2 आवरण मिलते हैं। एक तो सेल वॉल सबसे बाहर, और फिर उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल इनवेलप का मतलब है कोशिका आवरण, और ये कोशिका आवरण 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से लेयर से? एक तो सेल वॉल
और एक सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों को अपन डिटेल से जानेंगे, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी अपन जानेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर का है अपना बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में कोशिका आवरण, जिसे बोलते हैं सेल इनवलप। मैंने बताया इसके लिए कि जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है उसमें ये जो आवरण है या जो ये इनवलप है ये 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट नंबर सेल वॉल एंड सेकेंड नंबर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनको अपन पहले से जानते हैं, लेकिन अपन इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है सेल इनवलप का, सेल वॉल, इसकी अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जो सेल वॉल है, जैसे मान लो कि आपके सामने मैं एक आउटलाइन डायग्राम बनाऊं कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ऐसे ये इसका न्यूक्लियोइड है, ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये है इसकी सेल वॉल, सेल वॉल, और ये है अंदर की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो इसकी सेल वॉल है अपन देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल का सबसे आउटर भाग बनाती है जो हार्ड होता है, यानी कि एक कोई बैक्टीरिया है उसके बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जो बहुत ही हार्ड होता है, क्या कहलाता है, सेल वॉल। तो अपन कह सकते हैं डायरेक्टली कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का आउटर हार्ड पार्ट, कठोर भाग, सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, यह सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को एक निश्चित शेप प्रदान करती है या बैक्टीरिया की शेप को बनाए रखने का काम करती है। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया पहले बात तो जीवित नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो उसकी जो सेल की जो शेप है वो सही नहीं रह पाएगी। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि ये जो सेल वॉल है यह बैक्टीरियल सेल की शेप बनाए रखने का वर्क भी करती है। ये जो सेल वॉल है इसमें हार्डनेस, एक तो हार्डनेस का कैरेक्टर होता है, कठोरता का, और एक होता है तन्यता, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डक्टिलिटी। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें हार्डनेस यानी कठोरता एवं तन्यता अर्थात डक्टिलिटी का गुण भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी हार्ड ही है, थोड़ा बहुत किसी कारणवश मान लो कि कोई प्रेशर पड़े इस पे तो ये फटती नहीं है, क्योंकि इसमें तन्यता का गुण भी है, इलास्टिक। जैसे अपन कपड़े देखते हैं ना, दुकान में जाते हैं तो इलास्टिक है या नहीं है, वैसे इसमें करेक्टर तन्यता का या डक्टिलिटी का भी पाया जाता है। ठीक है, तो अपन सिंपल से चल रहे हैं अभी तो कि सेल वॉल होती कहाँ पे है, इसके करेक्टर क्या है, ये सभी आगे समझना। ये जो सेल वॉल है यह लगभग इन्वायरमेंट के 20 ATMS प्रेशर को सहन कर सकती है।
बैक्टीरिया की या एक बैक्टीरिया की सेल वॉल एनवायरनमेंट के लगभग या किसी होस्ट के लगभग 20 एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में बोलते हैं ATMS, प्रेशर को या दाब को सहन करने की कैपेसिटी रखती है। तो ये चीज़ आपको अंडरलाइन करनी है कि एक बैक्टीरिया की सेल कितना प्रेशर सहन कर सकती है। तो लगभग कितना 20 ATMS या एटमॉस्फेयर प्रेशर सहन करने की कैपेसिटी इस बैक्टीरियल सेल वॉल के पास होती है। क्लियर है यहां तक? आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो सेल वॉल है यह किससे मिलकर बनी हुई होती है। मेरा कहने का मतलब कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स सेल वॉल को बनाने में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन से मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, यूकैरियोट्स में कौन से मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में सेल वॉल के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन को इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है ताकि अपनी आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।